हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो वह है इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 12th बायोलॉजी के 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, वो भी पूरे किताब से। यानी आपको पूरे बुक से सिर्फ 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका जीव विज्ञान में 70 में 70 पूरा नंबर मिलेगा और 100% गारंटी कि एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएंगे जो हम आपको ये 50 टॉपिक बताएंगे। और अगर आप लोग इस 50 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप लोग अपनी बायोलॉजी में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, जीव विज्ञान की तैयारी आपकी बिल्कुल 0% है, तो आप लोग सिर्फ इस 50 टॉपिक को ही पढ़िए और आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पूरा नंबर आएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखना है, तभी आपको ये हमारा 50 टॉपिक समझ में आएगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये काफ़ी स्ट्रगल से हमने आपको 50 टॉपिक यहाँ पे ढूंढा है, तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलवेज कंटिन्यू आता है, वह है कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए अनिषेक जनन का मतलब क्या होता है, यानी कि इसी में ही इसका आंसर छिपा हुआ है इस क्वेश्चन में। किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे देखिए बोला गया है कि अनिषेक जनन यानी कि बिना निषेचन के। अनिषेक जनन में क्या हो गया कि बिना निषेचन के ही भ्रूण विकसित कर लेना ही अनिषेक जनन कहलाता है। यानी ये जो प्रक्रिया है इसमें जनन की क्रिया नहीं होती, बिना निषेचन के ही क्या हो जाते हैं, भ्रूण का निर्माण हो जाता है। जबकि ऐसा कोई भी नहीं होता है, सिर्फ यही ऐसा प्रक्रिया है। क्योंकि जब भी होता है निषेचन की प्रक्रिया, भ्रूण की निर्माण होती है, तो उसमें नर के, ठीक है, नर के और यहाँ पे अंडाशय के, नर मादा दोनों के क्या होते हैं कि निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब जाके भ्रूण का निर्माण होता है। लेकिन अनिषेक जनन ऐसा है जिसमें कि बिना निषेचन के ही क्या हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, यानी भ्रूण विकसित हो जाता है, फल बन जाते हैं, उसी को ही अनिषेक जनन कहते हैं। ठीक है, आप लोग यूँ ही समझे। अब इसमें कौन सा एग्जाम्पल आता है, यानी कौन सा ऐसा फल है जो अनिषेक बिना निषेचन के ही विकसित हो जाता है, तो वो हो गया नींबू। क्या हो गया, नींबू। ठीक है, नींबू हो गए। और इसके अलावा नागफनी, ये जो फल होते हैं इसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, बिना निषेचन के ही क्या कर लेते, भ्रूण का निर्माण कर देते और फिर उसके बाद फल बन जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो है वो है कि बहुभ्रूणता और दोहरा निषेचन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन जिसे कहते हैं, दोहरा निषेचन को। तो सबसे पहले बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुभ्रूणता मतलब कि बहु में क्या होते हैं, बहुत सारे, और भ्रूणता यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं, उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, बहुभ्रूणता में क्या होता है, इसमें अनेकों भ्रूण पाए जाते हैं, उसी को बहुभ्रूणता कहते हैं। इसमें क्या हो गया, इसमें भी नींबू, संतरा, यही सब आते हैं बहुभ्रूणता में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक से अधिक भ्रूण विकसित होने की प्रक्रिया ही बहुभ्रूणता कहलाती है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट रहा कि दोहरा निषेचन मीन्स कि डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो देखिए दोहरा निषेचन के मतलब क्या होता है कि दो बार निषेचन की प्रक्रिया जिसमें होती है उसी को दोहरा निषेचन कहते हैं। जैसे इसमें क्या है कि एक नर युग्मक होता है, ठीक है, वो अंड कोशिका से क्या करता है, निषेचन करता है, निषेचन की प्रक्रिया करता है। फिर उसके बाद क्या करता है कि द्वितीय केंद्रक से निषेचन की प्रक्रिया करके 3n यानी कि त्रिगुणित बनाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन, क्योंकि इसमें दो बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है। एक बार तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से करता है निषेचन की प्रक्रिया, फिर उसके बाद एक बार क्या करता है, द्वितीय केंद्रक से करता है। तो इसलिए इसमें दो बार निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसको दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। ओके, तो देखिए आपको हम इसमें आंसर बता दे रहे हैं कुछ क्वेश्चनों का, इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, आपको डायरेक्टली वीडियो को देखना है, तभी आप लोग हमारे इन सभी क्वेश्चनों का आंसर और इन क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और अपने आप बोर्ड एग्जाम में इसे लिख पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहा कि अनिषेक फलन व असंग जनन किसे कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अनिषेक फलन का भी मतलब वही हो गया कि वह फल जो बिना निषेचन का होता है। ठीक है, यानी वह फल जो बिना निषेचन का हो उसे अनिषेक फलन कहते हैं।
इसमें भी क्या होता है, इसमें भी नींबू आ जाता है, ठीक है, और संतरा आ जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए और पपीता भी आ जाता है। अनिषेक फलन में क्या होता है, पपीता भी आ जाता है। अब देखिए असंग जनन भी क्या है कि कभी कभी जो आवृतबीजी पादपों में बीजाणुद्भीद, ठीक है, कभी कभी क्या होता है आवृतबीजी पादपों में बीजाणुद्भीद के बिना ही नर व मादा युग्मक के संलयन होता है, यानी मिलन होता है। मिलन से एक भ्रूण एवं बीजाणुद्भीद बन जाता है, उसी को कहते हैं असंग जनन। इसमें भी नींबू और नागफनी आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि मासिक चक्र किसे कहते हैं। तो देखिए ये जो मासिक चक्र है उसे आवर्त चक्र भी कहते हैं, ठीक है, इसे आवर्त काल भी कहते हैं और इसे रजोधर्म भी कहते हैं। देखिए जो मासिक चक्र होता है ये फीमेल में पाया जाता है, मीन्स कि स्त्रियों में ये मासिक चक्र पाए जाते हैं, जो कि हर महीने में ये मासिक चक्र, ठीक है, हर महीने में ये मासिक चक्र जो है वो आवर्त काल भी इसे कहते हैं। ये हर महीने में फीमेल में ये पाए जाते हैं, ठीक है, तो यही है मासिक चक्र। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है अपरा, ठीक है। तो ये अपरा क्या होता है, जो अपरा होता है सबसे पहले कि ये स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है, मीन्स कि फीमेल में पाए जाते हैं। तो अपरा का कार्य क्या है, अपरा क्या होता है, ठीक है, तो जो माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा होता है उसको पोषण की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो अपरा के माध्यम से ही मातृ के भ्रूण में, यानी मातृ के गर्भ में पल रहे भ्रूण मीन्स कि बच्चे को अपरा के ही माध्यम से पोषण दिया जाता है और वो विकसित होता है, ठीक है, उसी को अपरा कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि शुक्राणु जनन व शुक्राणु की संरचना, यानी आपको शुक्राणु जो होता है वो मेल में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये शुक्राणु जनन आपको तैयार कर लेना है और शुक्राणु की संरचना मीन्स की चित्र भी आपको तैयार कर लेनी है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है वो परिवार नियोजन की विधियाँ। तो सबसे पहले आपको परिवार नियोजन किसे कहते हैं ये भी तैयार कर लेना है, क्योंकि ये जो होता है ये 6 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले जो परिवार नियोजन क्या होता है, तो देखिए परिवार नियोजन का मतलब ही होता है कि बच्चों की संख्या को सीमित करना, यानी इसमें जो भी नसबंदी वगैरह होते हैं ये सब कराकर बच्चों की संख्या को सीमित करना, यानी परिवार को सीमित करना ही परिवार नियोजन कहलाता है। इसके देखिए सबसे पहले तो 2 इम्पॉर्टेंट विधि है, एक तो स्थायी है और दूसरा अस्थायी, ठीक है। स्थायी का मतलब होता है कि अगर एक बार परिवार नियोजन यानी कि नसबंदी करा लेंगे तो इसमें क्या होता है कि नसबंदी के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है, स्थायी होता है परिवार नियोजन की प्रक्रिया, और एक अस्थायी होता है जो कि कॉपर टी और यही सब मतलब यूज़ कर लिया जाता है, कुछ गोलियां भी खाई जाती है। इससे क्या होता है कि अस्थायी रूप से होता है, यानी कि कुछ दिन होते फिर उसके बाद से फिर से भ्रूण का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, उसी को कहते हैं परिवार नियोजन, और यही है 2 विधियाँ, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जनन स्वास्थ्य एवं यौन संचारित रोग। तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। अब देखिए आप लोग ये भी कमेंट मत कीजिएगा, आप लोग ये भी कमेंट कर देते हैं कि मैम ये सब पाठ कुछ पॉइंट हट गए हैं, ठीक है, पाठ हट गए, लेकिन नहीं, कुछ आपके पाठ नहीं हटे, उसमें से आपके कुछ पॉइंट, कुछ टॉपिक हट गए हैं, ठीक है। तो ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक ज़रूर आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आपको सभी पाठ पढ़ने, लेकिन उसमें से कुछ आपको टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, ओके। तो फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि चिकित्सीय सकभरता समापन यानी कि MTP, ठीक है, इसमें आपको सकभरता समापन को भी तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि बंध्यता यानी कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी। अब देखिए बंध्यता का मतलब ही होता है, यानी जिस स्त्रियों में, जिस फीमेल में जो भ्रूण होता है, भ्रूण की निर्माण नहीं होती, यानी बच्चे नहीं होते, उन्हीं को कहते हैं बंध्यता, इसे बाझपन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बंध्यता जिसे हो जाता है उसको क्या कहते हैं कि किसी दूसरे का, ठीक है, यानी दूसरे मेल का स्पर्म लेकर, ठीक है, उस बंध्यता जो फीमेल है उसमें क्या किया जाता है कि उसके स्पर्म से उसमें भ्रूण का निर्माण कराया जाता है, ठीक है, तब जाके उस स्त्री को जो है भ्रूण यानी निर्माण होता है उसके अंदर और बच्चे होते हैं, उसी को कहते हैं बंध्यता, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए
नेक्स्ट है कि लिंग निर्धारण, यानी कि मनुष्य व पक्षी में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आपको तैयार कर लेना है। तो आप लोग जानते होंगे कि मनुष्य में जो होता है वो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो कि 23 के जोड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि XY यानी कि मेल का और XX जो होता है वो फीमेल का, ये दोनों क्या होते हैं कि जीन मिल करके 46 गुणसूत्र बनाते हैं, और ये दोनों के सहयोग से ही क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, तो वही होता है, यानी कि लिंग निर्धारण इसी के माध्यम से होता है। नेक्स्ट है कि लिंग संलग्न वंशागति किसे कहते हैं, ये भी आप सभी को तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि अपूर्ण प्रभाविता व सह प्रभाविता किसे कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको तैयार कर लेना है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में टोटल आएंगे। नेक्स्ट है मेंडल के नियम। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, आपको तीनों नियम को बिल्कुल एग्जाम्पल सहित तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है कि गुणसूत्री विकार। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो गुणसूत्र में विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है, ये कुछ कारणों से होते हैं, जैसे कि कुछ सिंड्रोम होते हैं। इसमें क्या होता है, पहला जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, जिसे क्या कहते हैं, मंगोलियन जड़ता रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, गुणसूत्री विकार, यानी गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी गुणसूत्र में कोई बिगड़ जाता है कुछ चीज़, यानी कुछ जीन इधर उधर हो जाते हैं, उसके कारण क्या होता है, कुछ बेसी हो जाते हैं, कुछ कम हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि गुणसूत्र में विकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे इस डाउन सिंड्रोम हो जाता है इससे। ठीक है, और मंगोली जड़ता, यानी इसी को मंगोली जड़ता और टंडर सिंड्रोम भी हो जाते हैं। तो ये सब आपको गुणसूत्र में विकार होने से ये सब रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम जिससे रहेगा उसका जो फेस रहेगा वो मंगोलियन की तरह रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, मंगोलियन की तरह हो गया। तो ये देखिए जो डाउन सिंड्रोम है यानी मंगोलियन जड़ता रोग है, वो कंगना रनौत एक हीरोइन है। ठीक है, तो कंगना रनौत जो वीरंगना है उसमें भी डाउन सिंड्रोम पाए जाते हैं, यानी उससे भी मंगोलियन जड़ता रोग हो गया है, जिससे कि उसका फेस आप लोग देखेंगे तो मंगोलियन की तरह दिखाई देता है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट है अनुवंशिक पदार्थ, यानी अनुवंशिक पदार्थ किसे कहते हैं, डीएनए को। तो आपको डीएनए के अनुवंशिक पदार्थ यानी पूरे डीएनए के बारे में आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएगा डीएनए। ठीक है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डीएनए की संरचना, यानी जो भी डीएनए की संरचना होती है, ठीक है, आपको उस संरचना को तैयार कर लेना है। ठीक है, और आपको पूरे को तैयार कर लेना है, तैयार करके तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है डीएनए और आरएनए में अंतर। तो आपको डीएनए कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए क्या है, कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो डीएनए होता है उसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डीएनए और आरएनए में आपको अंतर यानी 2-3 अंतर आपको तैयार कर लेने हैं। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मानव जीनोम प्रोजेक्ट किसे कहते हैं, इसको भी तैयार कर लेना है आपको। नेक्स्ट है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। अब देखिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है, इसके माध्यम से यानी कि अपराधियों का पहचान किया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कोई किसी का मर्डर कर देता है या कोई भी कुछ भी हो जाता है या रेप वगैरह, इससे क्या होता है कि अगर आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग उस जो भी मर्डर करने वाला अपराधी उसका पता आसानी से चल जाता है इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के माध्यम से। तो यही होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। नेक्स्ट है अनुवंशिक कूट किसे कहते हैं। तो अनुवंशिक कूट आपको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मलेरिया, कोरोना वायरस, चिकनगुनिया और डेंगू, टाइफाइड, यानी ये जितने भी रोग हैं इनको आपको इनसे बचने की उपाय, ठीक है, और इसमें इसके लक्षण, इन सभी को आपको तैयार कर लेनी है। और ये किस कारण से होता है, किस वायरस के कारण या
किस मच्छर के कारण ये जो रोग होता है वो होता है, ठीक है। तो हाल में ये निकला कोरोना वायरस, इसके बारे में भी आपको तैयार कर लेनी। इस पर लिखने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में टिप्पणियाँ आती हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, जो कि जन्मजात पहला और दूसरा उपार्जित। जन्मजात का मतलब क्या हो गया कि जन्म से ही आपके अंदर प्रतिरक्षा पाए जाते हैं कुछ। फिर उसके बाद देखिए जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आपके अंदर प्रतिरक्षा भी बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यानी कि बाहरी जीवाणुओं बैक्टीरिया से लड़ने के लिए आपके अंदर कुछ अलग से प्रतिरक्षा जनरेट हो जाते हैं, उसे ही उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं, ठीक है। प्रतिरक्षा का मतलब आप लोग जान गए, जो कि बाहरी जीवाणुओं बैक्टीरिया से सुरक्षा करता है, जो भी हमारे अंदर हमारे शरीर के अंदर का तंत्र, वही प्रतिरक्षा कहलाता है, ठीक है। और जैसे लाइसोसोम वगैरह हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एड्स और कैंसर, यानी एड्स और कैंसर पे आपको टिप्पणियाँ याद कर लेनी है, और एड्स और कैंसर के जो भी बैक्टीरिया जीवाणु वायरस है इन सभी को भी तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट है नशीले पदार्थ हो इसके प्रभाव। तो नशीले पदार्थ जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, और भी चरस गांजा भांग ये सब हो गए, तो नशीले पदार्थ ये सब हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद इसके प्रभाव, तो इसके प्रभाव तो आपको डेली चट्टी चौराहा पर लड़खड़ाते और गिरते आपको डेली लोग दिखाई देते होंगे, तो आप लोग इसके प्रभाव को आसानी से लिख लेंगे, आई होप, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का महत्व। देखिए मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का बहुत ही महत्व है। जैसे मानव कल्याण में अगर आप लोग जैसे देखिए कि पनीर, ठीक है, पनीर बनाने में इन सूक्ष्म जीवों का ही सहयोग होता है, जिससे कि दूध जो फटता है उसके बाद उसकी पनीर की निर्माण होती है। और भी जैसे हो गए कई मिठाइयाँ वगैरह, ठीक है, लस्सी दही, इन सब चीज़ों को बनाने में भी जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है इनकी यही महत्व है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये महत्व करते हैं मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है वाहित मल। तो ये वाहित मल जैसे गंगा जी हो गई, इसमें वाहित मल होते हैं, ठीक है। तो यही वाहित मल आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट है जैव उर्वरक, ठीक है, जैव उर्वरक को भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है प्रतिबंधित एंजाइम किसे कहते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है प्लाज्मिड किसे कहते हैं, ठीक है, तो डीएनए के छोटे छोटे खंडों को प्लाज्मिड कहते हैं। नेक्स्ट तैयार कर लेना है आपको ये भी। नेक्स्ट है अनुवंशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, इसको भी आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट जो है वो है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आप किसे कहते हैं, ये भी आपको तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले कि देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा, और कम से कम आप लोग 200 लाइक ज़रूर इस वीडियो पे दे दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है इंटरफेरॉन्स क्या है। अब देखिए इंटरफेरॉन्स में क्या होता है कि एक ग्लाइको नाम का प्रोटीन पाया जाता है, जो कि बाहरी बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। जैसे बाहरी बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी पे अटैक करती है तो वो क्या करता है कि एक ग्लाइको प्रोटीन बनाता है, जिससे कि उन बैक्टीरिया से हमारी रक्षा करता है, उसी को इंटरफेरॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी, वो उसका उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं और इसका उपयोग, ये भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट है परजीवी जंतु किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कि बीटी फसल व जीएम फसल क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो बीटी फसल होता है ये एक प्रकार का प्रतिविष होता है, यानी इसके अंदर विष पाए जाते हैं, जो कि जीवाणु यानी कि बेसिलस थ्यूरीसिएंसी, जो कि उसी का शॉर्ट नेम बीटी है, ठीक है, बेसिलस और थ्यूरीसिएंसी। तो एक बेसिलस थ्यूरीसिएंसी एक जीवाणु है, उसमें से जीन निकाल करके पादप यानी पौधों में स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है, और फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया जाता है, उसी को बीटी फसल कहते हैं। जैसे अगर बीटी फसल जो होता है ये फिलहाल में ये प्रयोग किए गए थे, और कुछ फलों में इसका यूज़ देखने को मिल रहे थे, कुछ पौधे के फलों में। इससे क्या होता है कि जो बीटी फसल होते हैं जैसे बैगन हो गए, इसमें इसका उपयोग किया गया था। तो अगर बैगन खेतों में लटका हुआ है पौधे में, उस पर कोई भी जीवाणु, ठीक है, या कोई भी सूक्ष्म जीव उस पर जाकर अटैक करते हैं सब कीड़े, तो क्या होते हैं कीड़े के आंत जो होते हैं वो उसमें गैस भर जाते हैं और वो फट जाता है, जिससे कि कीड़े की उसी जगह मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है कि इस पे प्रधानमंत्री जो है इस पे रोक लगा दिए हैं कि नहीं, अगर कीड़ा मर जा रहा है तो हो सकता है कि अगर उस बैगन को मनुष्य खाएगा तो मनुष्य भी
शायद इसका बुरा असर इस पे पड़ सकता है, इसलिए इस पे बीटी फसल पे प्रधानमंत्री ने रोक लगा दिया है, ठीक है, और जीएम फसल पे। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्टेम कोशिका किसे कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है पुनर्योजन डीएनए तकनीकी किसे कहते हैं, इस टॉपिक को भी आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है पादप में अनुकूलन। तो यहाँ पे देखिए जो पादप के अनुकूलन यानी जिस तरीके से पादप होते उन्हीं के अनुकूलन, उनको वातावरण, उनको पानी इस तरीके से दिया जाता है, यही होता है पादप में अनुकूलन। नेक्स्ट है सहोप्रकारिता, परजीविता और सहभोजिता, जितने भी है ना ये कई बार आ चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इन तीनों के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रेरक ओपेरान मॉडल क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है जीवाश्म क्या है और जैव विकास में जीवाश्म का महत्व क्या है। तो जीवाश्म आप लोग जानते हैं कि जो पहले के जो भी मानव थे या कोई भी पक्षी थे, ठीक है, या कोई भी जानवर थे, तो वो क्या थे कि मर जाते हैं तो उनकी जो हड्डियां होती हैं, ठीक है, वो पहाड़ों में कहीं कहीं और कहीं कहीं पृथ्वी में यानी धरती पे देखने को मिलते हैं अवशेष के रूप में। तो वही जीवाश्म यानी उन्हीं के जो होता है कंकाल यानी हड्डियां, उन्हीं के माध्यम से लोग उस पर अध्ययन करते हैं और उनका पता लगाते हैं कि ये जानवर था, ये मानव था, ये था, वो था, ठीक है। तो उसी को कहते हैं जीवाश्म, यानी पहले की कई वर्षों पहले की हड्डियां अवशेष के रूप में मिलते हैं कहीं ना कहीं देखने को, उसी को जीवाश्म कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए अवशेषी अंग क्या है और कुछ समजात और समवृत्ति अंग क्या होते हैं, ये भी है। तो देखिए अवशेषी अंग क्या होते हैं कि मानव में पहले अवशेष यानी पहले पूंछ पाए जाते थे, ठीक है, टेल, लेकिन अब आप लोग देखते हैं कि धीरे धीरे जो पूंछ की संख्या होती है वो बहुत यानी कि कम हो गई है, ठीक है। पूंछ अब मानव में नहीं पाए जाते, क्योंकि पूंछ का मानव में कोई भी आवश्यकता नहीं था, इसलिए पूंछ धीरे धीरे क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है। और कुछ कहीं अब और पूंछ की कुछ अवशेष आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए उसे अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक है। पहले कान पे कड़ पटल पाए जाते थे जो कि अब कड़ पटल नहीं होते हैं, ठीक है, तो वही अवशेषी अंग कहलाते हैं, जो पहले थे अब वो नहीं है, उनके सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं। नेक्स्ट है उत्परिवर्तनवाद किसे कहते हैं, ठीक है। तो उत्परिवर्तनवाद की खोज हुगो डेविस ने की थी, किसने की थी, हुगो डेविस ने की थी। उत्परिवर्तनवाद किसे कहते हैं, जैसे कि जन्म के बाद जो भी आपके अंदर या कोई भी जानवर मानो, ठीक है, उसके अंदर परिवर्तन होता है, उसी को उत्परिवर्तनवाद कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्टोन प्रजाति किसे कहते हैं, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रदूषण क्या है वो प्रकार, देखिए ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, इसलिए आपको इसको भी तैयार कर लेना। नेक्स्ट है जरायुजता क्या है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हरित क्रांति क्या है, तो हरित क्रांति के बारे में आपको पूरा तैयार कर लेनी है, ठीक है, और ग्रीन हाउस प्रभाव भी आपको तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है ऊतक संवर्धन क्या है, तो ऊतक संवर्धन को भी आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है जैव प्रबलीकरण क्या है, इसको भी तैयार कर लेनी, जो कि सबसे समाप्त होने वाला टॉपिक यानी कि 50वां टॉपिक है, तो आपको जैव प्रबलीकरण भी तैयार कर लेनी है। तो यही रहे हमारे 50 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि क्लास 12th जीव विज्ञान के। तो आप लोग इस 50 टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिएगा और अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 पूरा नंबर लाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।